स्वागत। आज हम देख रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के ऑडियो बुक के कुछ हिस्सों को। ये हिस्से हमें पैसे, शिक्षा और जिंदगी के बारे में दो बिल्कुल अलग नजरिए से सोचने का मौका देते हैं। एक अमीर पिता का नजरिया और एक गरीब पिता का। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोतस से वो खास विचार और कहानियां निकालें जो शायद पैसे और सफलता के बारे में हमारी जो बनी बनाई सोच है उसे थोड़ी चुनौती दें। चलिए शुरू करते हैं ये गहरी बातचीत। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत इसी बात पर काफ़ी जोर देता है कि हमारी आर्थिक किस्मत अक्सर हमारी सोच और हमें जो सिखाया गया है उस पर ज़्यादा निर्भर करती है, न कि सिर्फ इस पर कि हमारी फॉर्मल एजुकेशन क्या है या हम कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ जो दो पिताओं का विरोधाभास है, वही मेन थीम है। उनकी सोच का फर्क ही सब कुछ बदल देता है। तो सबसे पहले इन्हीं दो पिताओं के फर्क को जरा और समझते हैं। एक तरफ थे लेखक के पुअर डैड, काफी पढ़े लिखे पीएचडी थे और वो हमेशा सुरक्षित नौकरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन चीजों पे बहुत जोर देते थे। और उनकी एक आम सोच थी कि भाई पैसे का मोह ही सारी बुराइयों की जड़ है। सही। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जो असल में उनके दोस्त के पिता थे। उन्होंने तो 8वीं क्लास भी पूरी नहीं की थी, लेकिन उनका पूरा फोकस था फाइनेंशियल फ्रीडम पर, संपत्ति बनाने पर, और उनका मानना था कि पैसे की कमी असल में बुराई की जड़ है। उनकी सलाहें भी एकदम उल्टी थीं। जैसे पुअर डैड कहते अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढो, रिच डैड कहते थे कि ऐसी कंपनी बनाओ जो लोगों को नौकरी दे सके। हाँ, ये सोच का फर्क तो कमाल का है। जैसे पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं ये चीज खरीद नहीं सकती, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन रिच डैड ने लेखक को बचपन में ही ये वाक्य बोलने से मना कर दिया था। उनका कहना था, इसकी जगह सवाल पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ, कितना फर्क है। बिल्कुल। एक वाक्य तो दिमाग को वहीं बंद कर देता है ना? हाँ। और दूसरा सवाल दिमाग को दौड़ाता है, सोचने पर मजबूर करता है, हल ढूंढने को कहता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये जीने का तरीका है। हाँ, ये एक बुनियादी फर्क है नजरिए में। एक सोच कहती है रिस्क से बचो, दूसरी कहती है रिस्क को समझो, उसे मैनेज करना सीखो। पुअर डैड मानते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। अच्छा। जबकि रिच डैड का कहना था कि घर अगर वो तुम्हारी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है, जैसे लोन की किश्तें, टैक्स, मेंटेनेंस, तो वो संपत्ति नहीं, वो एक देनदारी है, लायबिलिटी है। ओह, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, और एक और उदाहरण, पुअर डैड कहते थे मैं अपने बच्चों की वजह से अमीर नहीं बन पा रहा। रिच डैड कहते थे मुझे अपने बच्चों की वजह से ही अमीर बनना है। वाह, तो ये सोच का अंतर तो साफ दिख रहा है। लेकिन रिच डैड ने इसे सिर्फ सोच तक नहीं रखा। उन्होंने पहला प्रैक्टिकल सबक क्या दिया? वो एक कहानी है ना, जब लेखक छोटे थे। हाँ, वो कहानी बहुत दिलचस्प है। रिच डैड ने लेखक और उनके दोस्त माइक को अपने किसी स्टोर में काम पर रखा था, सफाई वगैरह का काम, और मजदूरी तय हुई थी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। 10 सेंट? हाँ। कुछ हफ्ते काम करने के बाद जब बच्चों ने कहा कि पैसे बढ़ाओ, तो रिच डैड ने क्या किया? उन्होंने उनकी तनख्वाही बंद कर दी। बंद कर दी? मतलब मुफ्त में काम? हाँ, कहा कि अब मुफ्त में काम करो। सुनने में अजीब लगता है, पर उनका मकसद था बच्चों को उस चीज का अनुभव कराना जिसे वो रैट रेस कहते थे, चूहा दौड़। रैट रेस? अच्छा, ये वही कॉन्सेप्ट है ना कि लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर ज्यादा पैसे के लालच में और मेहनत करते हैं या नौकरी बदलते हैं। बिल्कुल। तनख्वाह बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ा लेते हैं और फिर उसी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, एक अंतहीन चक्कर। और ये चक्कर चलता है दो मेन इमोशन से। डर, यानी पैसा न होने का डर, नौकरी जाने का डर, और दूसरा है लालच, यानी ज्यादा पैसे की चाहत, बेहतर चीजों की इच्छा। रिच डैड का सबक यह था कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना इस रैट रेस से निकलने का रास्ता नहीं है। असली तरीका है यह समझना कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। अच्छा। इसके लिए फिजिकल मेहनत से ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत पड़ती है, मौके पहचानने की जरूरत होती है। और यहीं पर फिर फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की बात आ जाती है। रिच डैड का शायद सबसे जरूरी नियम यही था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका एक सबसे बुनियादी नियम था संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना, और हमेशा संपत्ति खरीदना। परिभाषा भी एकदम सीधी सादी दी उन्होंने, संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले।
ओके। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, बस। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन किताब कहती है कि ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से संघर्ष इसीलिए करते हैं क्योंकि वो देनदारियों को ही संपत्ति समझकर खरीदते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे वो घर वाला उदाहरण, क्या हमारा घर वाकई संपत्ति है? हाँ, ये सवाल सोचने वाला है। रिच डैड के हिसाब से अगर आपका घर हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, लोन पेमेंट, टैक्स, बीमा, मरम्मत, तो फाइनेंशियल नजरिए से वो एक देनदारी है, संपत्ति नहीं है। संपत्ति वो होगी जो इनकम जनरेट करे। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर दे दिया, उससे किराया आ रहा है, वो संपत्ति है। तो ये विचार ही हमारी पारंपरिक सोच को एकदम हिला देता है कि घर खरीदना हमेशा ही सबसे अच्छा निवेश होता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा उनका एक और सिद्धांत है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये दूसरों के मामलों में दखल न देने वाली बात तो नहीं है? नहीं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है नहीं। इसका मतलब है कि अपनी नौकरी या जो भी आपका पेशा है उसके साथ साथ अपने असली बिजनेस पर ध्यान दो। और आपका असली बिजनेस है आपका एसेट कॉलम, यानी आपकी संपत्तियों वाला खाना, उसे बनाना और बढ़ाना। अच्छा, यानी अपनी जॉब के अलावा भी कुछ। हाँ, किताब में रे क्रॉक का उदाहरण है, मैकडॉनल्ड्स वाले। सब सोचते थे कि वो हैमबर्गर के बिजनेस में है, लेकिन रे क्रॉक खुद कहते थे कि मेरा असली बिजनेस तो रियल एस्टेट है। वो उन जमीनों के मालिक बनते थे जहां मैकडॉनल्ड्स खुलते थे, वही उनकी असली संपत्ति थी। हैमबर्गर तो बस जरिया थे। वाह, तो मतलब ये है कि सिर्फ अच्छी सैलरी पाना ही काफी नहीं है। असल खेल तो उस कमाई को ऐसी चीजों में लगाना है जो आपके लिए और पैसा कमाए। अपना एसेट कॉलम बनाना ही असल में अपना बिजनेस है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए किसी ने ये सब समझ भी लिया, एसेट लायबिलिटी का फर्क, पैसे को काम पे लगाना, फिर भी कई लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? किताब इसके पीछे कुछ मानसिक रुकावटों की बात करती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। 5 मुख्य रुकावटें बताई गई हैं। पहला है डर, खासकर पैसा खोने का डर, है ना? हाँ, सबसे बड़ा डर यही होता है। दूसरा है संशयवाद, मतलब नेगेटिव सोच, सिनिसिज्म। तीसरा आलस्य, चौथा बुरी आदतें और 5वां अहंकार, ईगो। सही। पैसा खोने का डर तो बहुत असली होता है। लेकिन रिच डैड कहते थे कि मैंने शायद ही कोई ऐसा अमीर आदमी देखा हो जिसने कभी पैसा ना गवाया हो। और दूसरी तरफ मैंने बहुत से ऐसे गरीब लोग देखे हैं जिन्होंने कभी एक पैसा नहीं गवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी रिस्क ही नहीं लिया। किताब में टेक्सास के लोगों का एक जिक्र है कि वो बड़ा सोचते हैं, जीतते हैं तो बड़ी पार्टी करते हैं, हारते हैं तो उसे भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। मतलब ये कि हार को एंड मत समझो, उसे सीखने का मौका समझो। हार विजेताओं को इंस्पायर करती है, जबकि हारने वालों को और डरा देती है। और दूसरा था संशयवाद, हर चीज में नुकसान देखने वाली सोच। जैसे किताब में उदाहरण था कि कोई अच्छा रियल एस्टेट सौदा सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि मैं टॉयलेट साफ नहीं करना चाहता। हाँ, ये परफेक्ट उदाहरण है। रिच डैड कहते थे कि संशयवादी लोग बस आलोचना करते रह जाते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। वो पूछते हैं, अच्छा इसमें मेरे लिए क्या मौका है? सही बात। फिर आता है आलस। कई बार लोग बिजी रहकर आलसी होते हैं, है ना? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। अपने काम में, टीवी देखने में, शॉपिंग में इतने बिजी कि अपनी हेल्थ या वेल्थ के लिए कुछ करने का टाइम ही नहीं। किताब कहती है इसका इलाज है थोड़ा सा लालच, मतलब अपने लिए बेहतर जिंदगी की इच्छा रखना। वो सवाल, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, वो दिमाग को एक्टिवेट करता है, आलस्य भगाता है। और बुरी आदतें। हाँ, किताब कहती है कि हमारी जिंदगी हमारी एजुकेशन से ज्यादा हमारी आदतों का नतीजा होती है। और सबसे आम बुरी फाइनेंशियल आदत है सबको पेमेंट करने के बाद आखिर में खुद को देना। हाँ, जबकि रिच डैड का नियम इसके ठीक उल्टा था, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये कैसे काम करता है? मतलब अगर पैसे कम हो तो? इसका मतलब है कि जैसे ही इनकम आए, सारे बिल्स चुकाने से पहले अपनी बचत और निवेश के लिए पैसा अलग रख दो, अपने एसेट कॉलम के लिए। हाँ, शुरू में मुश्किल हो सकता है पैसे कम पड़े, बिल वाले फोन करें। लेकिन रिच डैड का तर्क था कि यही प्रेशर आपको ज्यादा इनकम कमाने के नए तरीके सोचने पर मजबूर करेगा। ये एक तरह का सेल्फ डिसिप्लिन है। ओके। और आखिरी रुकावट अहंकार, ईगो। हाँ, अहंकार अक्सर अज्ञानता को, मतलब इग्नोरेंस को छिपाने का एक तरीका होता है। जब कोई सोचता है कि उसे सब पता है या जो उसे नहीं पता वो जरूरी नहीं है, तो वो सीखना बंद कर देता है। और फाइनेंस की दुनिया में जो आप नहीं जानते वही अक्सर आपका सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो विनम्र रहना और सीखते रहना जरूरी है। ये सारी मानसिक बाधाएं हैं जिन पर काम करना जरूरी है। बिल्कुल। तो ठीक है, ये रुकावटें समझ में आई,
पर अगर कोई अब शुरू करना चाहे तो किताब क्या कुछ प्रैक्टिकल कदम बताती है, कोई एक्शन प्लान जैसा? हाँ, किताब में 10 कदम बताए गए हैं, पर शायद सबसे जरूरी है पहला कदम। आपके पास एक बहुत मजबूत कारण होना चाहिए, एक क्यों, वाई, जो आपको मोटिवेटेड रखे। ये सिर्फ पैसा कमाना ही से ज्यादा गहरा होना चाहिए। आपका सपना, आपकी इच्छा इतनी बड़ी हो कि रास्ते की मुश्किलें छोटी लगे। हाँ, ये क्यों वाली बात बहुत पावरफुल लगती है। आप क्यों आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं, इसका जवाब ढूंढना पहला काम है। बिल्कुल, इसके बिना मोटिवेशन ज्यादा दिन टिकता नहीं है। और कुछ खास कदम जो ध्यान में रखने चाहिए? कुछ और जरूरी बातें हैं। रोजाना चुनाव करना सीखना, अपने समय का इस्तेमाल कैसे करना है, जो पैसा मिला है उसका क्या करना है, अपने दिमाग में कैसी जानकारी डालनी है, ये सब आपके चॉइस हैं। सोच समझकर दोस्त चुनना, उन लोगों के साथ रहें और सीखें जो सफल हैं या उस रास्ते पर हैं, न कि उनके साथ जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। और एक जरूरी चीज, नए फॉर्मूले सीखना। जल्दी से सीखें कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखें और फिर सीखते रहें, रुके नहीं। और वो अनुशासन वाली बात, पहले खुद को भुगतान करो, ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक होगी बनाने के लिए। हाँ, पर किताब इसे बहुत जरूरी मानती है। इसके साथ ही किताब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल IQ के 4 मुख्य एरिया पर भी जोर देती है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल समझ है। पहला है अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना और समझना, नंबरों की भाषा को समझना। ओके। दूसरा है इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने की कला और विज्ञान। और बाकी दो? तीसरा है बाजारों की समझ, सप्लाई और डिमांड कैसे काम करती है, मार्केट ट्रेंड्स को कैसे पहचाने। और चौथा है कानून की समझ, जैसे टैक्स के नियम, कॉर्पोरेट कानून वगैरह। किताब बताती है कि कैसे अमीर लोग कॉर्पोरेशन जैसी चीजों का इस्तेमाल टैक्स बचाने या कम करने में करते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब वो पहले कमाते हैं, फिर कॉर्पोरेशन के जरिए खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। जबकि नौकरी करने वाले पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए से खर्च करते हैं। ओह, ये तो बड़ा फर्क है। हाँ, और एक दिलचस्प प्रैक्टिकल टिप जो किताब देती है, अमीर लोग लग्जरी चीजें कब खरीदते हैं? कब? किताब के अनुसार वो लग्जरी आइटम सबसे आखिर में खरीदते हैं, और वो भी अपनी संपत्ति से जो इनकम आ रही है उससे। जबकि गरीब और मिडिल क्लास अक्सर अपनी मेहनत की कमाई से या क्रेडिट पर पहले लग्जरी खरीद लेते हैं और इस तरह और ज्यादा देनदारी में फंस जाते हैं। सही। तो नियम है, पहले संपत्ति बनाओ, फिर उस संपत्ति की कमाई से शौक पूरे करो। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? रिच डैड पुअर डैड के ये हिस्से हमें असल में क्या सिखा रहे हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक है अपनी सोच को चैलेंज करना। ये किताब हमें जो परंपरागत सलाहें मिली हैं, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सेफ जॉब ढूंढो, उन पर सवाल उठाने को कहती है। ये कहती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ मेहनत या अच्छी नौकरी से नहीं आती। उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, सही माइंडसेट चाहिए और अपने इमोशंस जैसे डर और लालच, उनको समझना और कंट्रोल करना जरूरी है। हाँ, मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने की टिप्स नहीं है, बल्कि पैसे को देखने का पूरा नजरिया बदलने की बात है। संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना, अपने एसेट कॉलम पर फोकस करना, लगातार सीखते रहना और वो मानसिक रुकावटें हटाना जो हमें रोकती हैं। शायद यही सब मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनाते हैं। और ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपने दिमाग का, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसका सही इस्तेमाल करना सीखें। जिसके लिए हम सालों तक लोन चुकाते हैं, या फिर हमारा दिमाग है जिसे अगर हम ट्रेन करें तो हम अनगिनत संपत्तियां बना सकते हैं। शायद इन सवालों पर सोचना ही हमारी अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम हो।